शायद दी हुई हैं, जिसमें से सबसे पहली है ओ'डोनेल की योजना पहले से निर्णय लेने की प्रक्रिया है कि क्या, कब, किसे और कैसे करना है। इसी प्रकार से जैक्स लुंडी ने भी कहा है, योजना का अर्थ यह निर्धारित करता है कि क्या करना है, कैसे करना है, कहाँ करना है, किसे करना है और परिणामों का मूल्यांकन कैसे करना है। तो ये बहुत सारी आपकी योजना की परिभाषाएं दी हुई हैं, जिनमें से आप कोई भी दो अच्छे से याद कर सकते हैं। आगे योजना के उद्देश्य दिए हुए हैं पॉइंट्स में। विभिन्न खेल कार्यक्रमों या गतिविधियों के लिए योजना के उद्देश्य। पहला है दिशा निर्देश प्रदान करना, यानी कि योजना बनाने का जो उद्देश्य है और लक्ष्य जो है दिशा निर्देश प्रदान करते हैं, और उस दिशा निर्देश को जब हम एक बार निर्धारित कर लेते हैं तो उस कार्य को करने की हमें एक दिशा मिल जाती है और हम अपनी सारी शक्ति या क्रियाकलाप और गतिविधियां उस विशिष्ट उद्देश्य को पूरा करने के लिए लगा देते हैं, जिसका परिणाम स्वरूप वह जो कार्य है बहुत ही सफलतापूर्वक संपूर्ण होता है। दूसरा पॉइंट है गतिविधियों पर पूर्ण नियंत्रण रखना। किसी भी खेल कार्यक्रम का अच्छा संचालन तब तक नहीं किया जा सकता जब तक कि कार्यक्रम से रिलेटेड या संबंधित सभी गतिविधियां पूरी तरह से नियंत्रण में ना हों। यदि टूर्नामेंट पूरी योजना के साथ आयोजित किया जाएगा तो अधिकारियों का सभी गतिविधियों पर नियंत्रण बना रहेगा और पहले से बनाई हुई योजना के कारण उस कार्य का सही क्रियान्वयन होगा। अगला पॉइंट है तालमेल बनाना। किसी भी टूर्नामेंट की सफलता इस पर निर्धारित है कि उसके अधिकारियों में कितना तालमेल है। तो अधिकारियों का आपस में तालमेल होना बहुत ज़रूरी है। कोई भी टूर्नामेंट तब तक सफलतापूर्वक आयोजित नहीं किया जा सकता जब तक उससे संबंधित सभी अधिकारियों के बीच सही तालमेल ना हो। टूर्नामेंट के आयोजन से पहले योजना बनाने के लिए सभी अधिकारियों की जिम्मेदारी सुनिश्चित की जाती है और इन जिम्मेदारियों के उचित निष्पादन के लिए अधिकारी भी एक दूसरे के साथ तालमेल बैठाने का प्रयास करते हैं और उन्हें इसके लिए पर्याप्त समय भी मिल जाता है, क्योंकि पहले से योजना बना ली जाती है। अगला पॉइंट है खेल प्रदर्शन में वृद्धि करना। एक व्यवस्थित योजना के अनुसार प्रशिक्षण लेने से खिलाड़ियों के खेल प्रदर्शन का स्तर भी बढ़ता है और बिना किसी योजना के प्रशिक्षण लेने से खिलाड़ियों का जो प्रदर्शन का स्तर है वो अनियंत्रित हो जाता है, अनियमित हो जाता है, जिसके कारण खेल प्रदर्शन भी गिर सकता है। और बिना योजना के अगर कोई प्रशिक्षण कार्यक्रम तैयार कर लिया है ऐसे ही एट द टाइम, तो उसके परिणाम जो हैं अच्छे नहीं होते। दबाव को कम करना, और बिना किसी योजना के अगर किसी टूर्नामेंट का आयोजन कर दिया जाता है तो उससे जो है अधिकारियों पर स्ट्रेस बहुत अधिक हो जाता है कि ये काम अब कैसे होगा, कौन करेगा इसको। इस तरह से कोई योजना नहीं होती और कोई भी काम किसी भी अधिकारी को ऐसे ही पकड़ा दिया जाता है जिसको कि वह जल्दबाजी में ठीक से नहीं कर पाता और उस पर मानसिक स्ट्रेस होता है, और मानसिक स्ट्रेस जब होता है तो गलतियाँ भी ज़्यादा होती हैं। तो इस प्रकार से अधिकारियों पर मानसिक स्ट्रेस ना हो, वे अपने कार्यों को अच्छे से निष्पादित कर सकें, उसके लिए पहले से योजना बनाकर सभी अधिकारियों को अपनी अपनी जिम्मेदारी सौंप देनी चाहिए। गलतियों की संभावना को कम करना। यदि किसी प्रतियोगिता के आयोजन में त्रुटियां या गलतियां होती हैं तो यह आयोजकों की छवि पर प्रतिकूल असर डालती है। इसीलिए प्रतियोगिता से पहले योजना बना लेनी चाहिए, जिससे कि गलतियों की संभावना बहुत कम हो जाती है। दक्षता में वृद्धि करना, ये 7वां पॉइंट है। पूर्व निर्धारित योजना के अनुसार काम करने से खेल अधिकारी एवं अधिकारी और कर्मचारी अपने अपने काम में और भी अधिक निपुण हो जाते हैं और इस निपुणता के कारण वे अपने कर्तव्यों को और अधिक प्रभावी रूप से निभाते हैं, और जिसका असर हमारे आयोजन पर पड़ता है और उसकी सफलता जो है इन्हीं पॉइंट्स, जो ये पॉइंट्स दिए हुए हैं, इन पर निर्धारित की जा सकती है। सृजनात्मकता में वृद्धि करना। किसी भी खेल कार्यक्रम की प्रभावी योजना बनाने के लिए खेल अधिकारी, प्रशिक्षक और शारीरिक शिक्षा के अध्यापक कई बार बैठकर विचार विमर्श करते हैं और हर चर्चा के दौरान हर व्यक्ति अपने अपने विचार रखता है, और इस प्रकार से जब आपस में विचार विमर्श किया जाता है तो कई बार एक ऐसी योजना तैयार हो जाती है जिसके कारण टूर्नामेंट का आयोजन बहुत ही अच्छा हो जाता है। तो इस प्रकार विचार विमर्श करने से जो है खिलाड़ियों की, प्रशिक्षकों की, खेल अधिकारियों की सृजनात्मकता जो है निखर कर बाहर आती है। तो योजना के बारे में तो आपने समझ लिया, लेकिन इस योजना को लागू करने के लिए विभिन्न अधिकारियों की आवश्यकता होती है
और ये सारे अधिकारियों को मिलाकर एक समिति भी बनाई जाती है और उस समिति के अंदर ये अपनी अपनी जिम्मेदारियों को निभाते हैं। तो आइए जानते हैं कि ये समितियाँ कैसे कार्य करती हैं। तो किसी भी कार्यक्रम का सफल आयोजन करने के लिए एक संगठित टीम की आवश्यकता होती है और विभिन्न प्रकार की समितियों का गठन प्रतियोगिता के स्तर के अनुसार किया जाता है। जैसे कि अगर विद्यालय स्तर की प्रतियोगिता है तो उसमें प्रधानाचार्य, शारीरिक शिक्षक और शिक्षक या दूसरे शिक्षक जो है मिलकर एक समिति बनाते हैं। इसी प्रकार से अंतर विद्यालयी या अंतर संस्थान प्रतियोगिताओं के लिए विभिन्न संस्थानों के शारीरिक शिक्षक और अन्य शिक्षकों की सम्मिलित समिति गठित की जाती है। यानी कि अगर एक विद्यालय और दूसरे विद्यालय के साथ प्रतियोगिता हो रही है तो उसमें उस विद्यालय के जो अध्यापक हैं, शिक्षक हैं, प्रधानाचार्य हैं, वो भी उस समिति में शामिल होंगे। इसी प्रकार से जिला स्तर पर, मंडल स्तर पर या राज्य स्तर पर जो प्रतियोगिताएं होती हैं तो उससे संबंधित क्षेत्रों के प्रतिनिधियों को शामिल करके विभिन्न समितियों का गठन भी किया जाता है। तो इस प्रकार से हर समिति को कोई ना कोई विशेष जिम्मेदारी सौंप दी जाती है और सभी समितियों के शीर्ष पर एक प्रशासनिक निदेशक होता है, उनका हेड होता है, जिसके निर्देशन में ये समितियां जो हैं अपने अपनी गतिविधियों को, कार्यों को, उत्तरदायित्वों को निभाती हैं। तो खेल टूर्नामेंट या कार्यक्रम आयोजन के लिए जो विभिन्न समितियां हैं उनके नाम नीचे दिए गए हैं। प्रशासनिक निदेशक, कार्यकारी समिति, आयोजन समिति और आयोजन समिति के बाद ये आवास तथा खानपान समिति, प्रचार समिति, स्वागत समिति, सजावट समारोह समिति, परिवहन समिति, खेल मैदान व उपकरण समिति, रिफ्रेशमेंट समिति, एंट्री व कार्यक्रम समिति, ऑफिशियल समिति, उद्घोषक समिति, वित्तीय समिति, प्राथमिक चिकित्सा समिति। तो इस प्रकार से आप बच्चों आपने देखा कि एक किसी भी कार्य को का आयोजन करते हैं तो उसमें एक ही व्यक्ति कार्य नहीं कर सकता, बहुत सारे व्यक्ति मिलजुल कर अपने अपने कार्य को करते हैं, तब जाकर वो कार्य संपन्न होता है। इसी प्रकार से एक टूर्नामेंट के आयोजन में बहुत सारे अधिकारियों का हाथ होता है और उसकी सफलता इस पर निर्भर करती है कि सभी अधिकारी अपनी अपनी जिम्मेदारियों को कितनी ईमानदारी से, कितनी अच्छी तरह से निभा रहे हैं और कितने वो उस कार्य को करने में दक्ष हैं। तो ये सभी बातें जो हैं टूर्नामेंट की सफलता के लिए बहुत ज़रूरी हैं। तो आशा आपको समझ में आ गई होंगी। इन समितियों के जो कार्य हैं उसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे।